क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। सो आई एम रियली सॉरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। सो आई स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस जो आई थिंक आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आई स्टार्ट विद माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो मेरा नाम डॉक्टर ज्योति यादव है। मैं 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं बिलोंग हरियाणा से करती हूँ और मुझे पंजाब लोकेट हुआ है। प्रेजेंटली आई पोस्ट एसपी हेडक्वार्टर मानसा। मानसा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था लास्ट ईयर ओनली। एंड आई स्टार्टेड माई यूपीएससी जर्नी इन 2014। आई वॉज ए प्रैक्टिस बाय साइड प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो मैंने 2-2.5 साल विद माय डेंटल प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में फिर जो कि सबको लगता है कि फुल टाइम प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने प्रैक्टिस बंद करके यूपीएससी एग्ज़ाम्स दिए थे। स्ट्रैटेजी में आप लोगों के क्वेश्चंस ही देख सकते हैं। हाँ जी, तो एक किसी ने पॉलिटी में पूछा है और आईटी। ओके, सो आई गेस मैं फर्स्ट यहीं से शुरू कर लेती हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल वाला, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम एज अ डेंटल प्रैक्टिशनर। सो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है बिकॉज यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स। एंड वहाँ पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा मेजर होता है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपना एक स्केड्यूल बनाइएगा। एंड उसमें से आपको बेस्ट, क्योंकि आप अपने वर्क को भी साइडलाइन नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो बीच में आपको टाइम मिल पाता है उसमें से आप ले सकते हैं। मैं आई गेस टू मेक इट मोर streamlined, I'll start with prelims, then I'll move on to mains and then I'll move on to interview preparation, so that एक मोटा मोटा हमारे जो आज का चैट है इसका एक फॉर्मेट टाइप में बन जाए। सो यूपीएससी प्रीलिम्स का जैसे आप लोग को पता है अभी मई में आने वाला है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है जिसके मार्क्स आपके कट ऑफ के लिए उसको लिया जाता है, और पेपर 2 जो है सी सेट, वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर हो चुका है। तो उसके अंदर हमारे मोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक में जैसे मेडिसिन से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट मोटे मोटे ये 6-7 उसके अंदर होते हैं। तो मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ छोटे से उसमें, विच इज़ इफ़ेक्टिव एंड विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले आपको ब्रेन ऑफ द यूपीएससी पता करना होता है पेपर्स के थ्रू। तो क्योंकि कितने भी आपके जो आपके ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपको प्रेपरेटरी क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, बट क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो ब्रेन ऑफ द यूपीएससी आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही पता चल सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प क्या किया था कि मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स, स्टार्टिंग उस टाइम पे 2013 ऑनवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैंने 13 ऑनवर्ड सारे के सारे टैबुलर फॉर्म में बना लिए थे। तो हर साल एक टॉपिक मैं आउटलाइन कर लेती थी, जैसे हिस्ट्री के अंदर फॉर इंस्टेंस जैनिज़्म का, फिर हर ईयर उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लाइकवाइज बुद्धिज़्म का, देन मिडीवल हिस्ट्री का, साइंस एंड टेक में से करंट में से किस तरीके के आए थे, या एनालिटिकल क्वेश्चंस किस तरीके के कितने आए थे, एक स्टैटिक पोर्शन से कितने आ रहे थे। ये जो मेरा चार्ट बना था इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि आई न्यू कि मेरी प्रेपरेशन किस तरफ जा रही है और किस तरीके से क्या मैं यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफिल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा था। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए, उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए।
अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको एकदम से हेल्प नहीं करेगा ये, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है एंड यू डोंट हैव मच टाइम रिमेनिंग विद यू अगर आप इस साल का पेपर दे रहे हो। और आई होप कि इस साल के पेपर देने वाले ये वाला वीडियो नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, और दूसरा ये कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम तक पूरी हो जानी चाहिए थी। तो जो मैं बता रही हूँ ये नेक्स्ट ईयर वालों के लिए रहेगा। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, उसके बाद में फिर आप अपना जो बुक्स उठाते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद अगर आप उन बुक्स को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए और कहाँ पे आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज टाइप में भी हेल्प कर जाएगा। तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद में जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, आपकी बुक्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब आप जो इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर्स लगाते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेंगे। सेकेंडली, अब मैं क्योंकि मोटा मोटा अभी आप लोग के साथ कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोग के देखूंगी। तो मेंस के लिए भी ऐसे ही आप करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, आप एक चार्ट टाइप में बना लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट ऑल टॉपिक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट टू द यूपीएससी इन पास्ट ईयर्स। उसके बाद में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। आप कभी भी ये तो नहीं कर सकते कि आप 100% यू कैन गेज द माइंड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर्स, बट देन एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि पास्ट ईयर्स में these have been the important टॉपिक्स, एंड इसके बाद में मैं मेरा जो प्रेपरेशन इस तरीके से मूव ऑन करना चाहिए। तो मेंस में भी आप इस तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका थोड़ा जो आउटलुक होता है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसका तो देयर इज़ नो डाउट एंड कोई दो राय नहीं है कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग का उतना हेल्प करता है। उसके बाद में वाइल प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कह दूँ कि प्रेपरेशन नहीं करके आप सीधा रॉ फॉर्मेट में आप चले जाए जैसे आप हैं, उस तरीके से आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आप उसी रॉ फॉर्म को जो जैसे आप हैं उसको आप थोड़ा सा पॉलिशिंग करके जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंडिडेट्स। तो जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको इवन आपके मेंस में हेल्प करता है कि यूपीएससी इज़ नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु कैन पॉइंट आउट प्रॉब्लम्स ओनली। आप प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया तो रखिए कि आपको अपने जो आसपास आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग उनको चाहिए। तो जब आप प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, क्या आप उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो आपका एक सोल्यूशन ओरिएंटेशन आपका वहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपकी जो रॉ पर्सनालिटी है, जैसे आप हैं, ऑनेस्टली उन चीज़ों को आप रखिए, लेकिन कभी भी आप उस तरीके से क्रिटिसाइजिंग फॉर्म में मत रहिए कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे या आप सोल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। तो वो चीज़ आपको मेंस में भी हेल्प करती है, वो चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। उसके बाद में आई कैन टेक पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जैसे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए आप पूछ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे ऐसे लगता है कि होली ग्रेल जो होता है इकोनॉमिक्स के लिए, वन इज़ इकोनॉमिक सर्वे, सेकेंड इज़ बजट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ से आपको गवर्नमेंट का माइंड पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरफ जा रही हैं एंड गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्योंकि यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, आप उसी गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे ज़्यादा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है। इकोनॉमिक सर्वे आपको क्या हेल्प करता है कि पास्ट ईयर में जो पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है उसका रिजल्ट कैसा आया है, एक तो वो पार्ट होता है उसके अंदर। तो उसका एनालिसिस करके देते हैं वो कि अगर उन्होंने चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई पॉलिसी शुरू करी थी, उसका रिजल्ट कैसा रहा है और क्या उसमें आउटलुक था, व्हाट एग्जैक्टली वर दे लुकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली डिड दे वांट।
उसमें। तो एक तो उसका एनालिसिस आ जाता है, दूसरा उसके अंदर बहुत सारा डेटा आ जाता है। डेटा किस चीज़ से हेल्प करता है कि उन्होंने कितना उसमें रिजल्ट, मतलब इफेक्टिविटी आपको पॉलिसी डिसीजंस का दिखाई देता है। तो वो आप उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा होता है बजट। बजट आपको फ्यूचर ऑफ मतलब फ्यूचर आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे पास्ट ईयर पॉलिसीज एंड बजट नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री पॉलिसी स्पेशली वो आपको पता चल जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आई डोंट नो अभी कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, बट मेरे टाइम में मैंने मृणाल के वीडियोस से अपना बेसिक ऑफ ये इकोनॉमिक्स किया था। मैंने सारे के सारे उनके लेक्चर्स देख करके नोट्स बनाए थे। दोज वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। मैं क्या करती थी कि मेरे नोट्स, मृणाल वाले नोट्स मैंने बना रखे थे बेसिक के। उसके बाद आई यूज टू ऐड फ्रॉम द करंट एंड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे विद एवरी सब्सिक्वेंट ईयर्स। मैं उसको हाईलाइट करके जो भी चीज़ें होता था या तो कट करके या फिर उसी के अंदर ऐड कर लेती थी। तो मेरे इकोनॉमिक के सर्वे नोट्स जो है इस तरीके से बने हुए थे। सो आई नेवर फॉलोड एनी बुक फॉर इकोनॉमिक्स एज सच। तो मुझे तो यही लगता है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें कोई बुक एज सच हेल्प नहीं कर सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर लगता है कि आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। लेकिन एक बेसिक जो आपका बेस वाला सा जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए आपको एक तो चीज़ चाहिए होती है। मेरे लिए वो मृणाल के लेक्चर्स थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके उतने रेलेवेंट है कि नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये वाले आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा काफ़ी कॉमन एक क्वेश्चन आ रहा है, ये हिंदी मीडियम का आ रहा है। तो आई एम रियली सॉरी, मुझे हिंदी मीडियम का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं इस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। लेकिन आई एम श्योर कि हिंदी का न्यूज़पेपर अगर कोई अच्छा होता है, देखिए बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल न्यूज़ अगर कवर करता है, आपको एनालिसिस नहीं दे रहा है कोई भी न्यूज़पेपर, तो वो आपको उतना मदद नहीं करेगा। तो अगर हिंदी में कोई सब्सक्रिप्शन आता है या इंडियन एक्सप्रेस का आता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैंने पंजाब केसरी पढ़ा हुआ है, जगबानी पंजाबी में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं कवर करते वो लोग। तो वो न्यूज़पेपर का तो मुझे नहीं पता है। बाकी आई थिंक जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे हिंदी में अवेलेबल हैं और बुक्स भी हिंदी में आती हैं, तो वो सारी की सारी आपको मदद करेंगी। तीसरा आपका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ कि आई हैव टेकन ऑल 6 अटेम्प्ट्स। मेरा ये आईपीएस में 5th अटेम्प्ट था और 6th मैंने दिया था। मेरा 4 बार सिलेक्शन मेरा यूपीएससी के उसमें नाम आया था। मैंने 5th वाले में जॉइन कर लिया था। 6th वाले में मुझे सर्विस एलोकेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ओनली आईएएस के लिए एग्ज़ाम दिया था। आई हैड ऑलरेडी गॉट एन आईपीएस, तो फिर मैंने कोई और सर्विस के लिए नहीं डाला था। तो मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने ये वाला बैकग्राउंड इसलिए दिया है क्योंकि मैंने बहुत लंबा टाइम दिया यूपीएससी प्रेपरेशन के अंदर। तो मोटिवेशनल, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए फर्स्ट थिंग आप कर सकते हैं, जो कि आई डोंट नो कि कितने सारे लोग मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, बट जो पॉजिटिव 10 मिनट का आई थिंक एक अच्छा सा एक वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पे, जिसमें कि आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप का सा कुछ मिल जाए, जिसमें आप अपने आप को बता सकते हैं कि दिस इज़ द थिंग दैट आई एम स्ट्राइविंग फॉर, मैं ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। आप उसको मेंटल इमेज एक बना लीजिए। मैं अपने आप को एक मतलब एक साड़ी पहने हुए पीछे मेरे एम्ब्लेम का फ़ोटो इस तरीके से मैं पिक्चराइज करती होती थी कि आई कुड सी माई सेल्फ बींग देयर। बस मुझे इतना पता था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये सपना सच हो जाएगा। बाकी आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि मैंने फेलियर और वो दोनों चीज़ें देखा है। इस एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम फेलियर देखा था, तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट यही चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है कि आप यू फॉल 7 टाइम्स बट यू गेट अप 8 टाइम्स। तो आप अपने आप को रोज़ सुबह उठते हैं तो यू टेल योर सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड वाई यू आर स्टार्टिंग दिस
दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये चीज़ वाई जब आपका क्लियर हो जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैं अपने क्योंकि मैं अभी सर्व कर रही हूँ, मानसा ज़िले के अंदर हूँ, तो आई थिंक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है बताना कि हाउ लाइफ इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल। तो जब हमारे हाथ में मतलब मैं सिटिंग ऑन दिस चेयर इसको एक अचीवमेंट की तरीके से नहीं देखती हूँ। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ तो जब तक मैं इस चेयर पे बैठी हूँ तब तक जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को जो मेरे पास मिलने आ रहे हैं, और आई शुड मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ्स। जो भी मेरे अंडर हो पाता है, मेरे हाथ में सब चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन जितना हो पाता है वो चीज़ करने का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लंबे लंबे प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस चलते रहते हैं, कोर्ट्स में बहुत लंबा टाइम चलता है, लेकिन पुलिस के लेवल पे जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे अगर हम टाइमली इंटरवीन करते हैं तो बहुत बारी ऐसे हुआ है कि लोगों के 5-5 साल पुराने ज़मीन के मसले थे, और ज़मीन क्योंकि आप सब कई सारे लोग होंगे जो समझ पाएंगे। मैं भी हरियाणा के थोड़ा सा गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रूरल पार्ट भी देखा है। तो ज़मीन से इमोशनल एक कनेक्ट होता है लोगों का, और जब आप वो चीज़ सॉल्व करा देते हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों के लिए कि उनका जो एक इमोशनल वैल्यू होती है ज़मीन की, आप उनको उससे वापस जुड़वा दें और उसको उतना लंबा टाइम ना लगे जो कोर्ट में लगता है। तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब एक सेटिस्फैक्शन देती है। दूसरी छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है या वुमेन के साथ गलत होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको जनरली एक पुलिस के साथ में ऐसे लगता है कि पुलिस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रो पीपल नहीं है। वहाँ पे अगर आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद कर देते हो, उनकी चीज़ें सॉल्व हो जाती, मसले सॉल्व करा देते हो, उनको जस्टिस की एक उम्मीद दिखाई देती है आपके अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज़ आप ही कर सकते हो जब आप यहाँ बैठे हो। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो आई नो कि आई कैन डू दिस, मेरे को ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ में मिल जाती है व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट ज़्यादा कर सकती है। आप लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं कि जो चेंज मेकर्स हैं किसी भी सर्विस के, लगा लीजिए आईएएस में सबसे ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क वो देखते हैं। उसके बाद में पुलिस में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ये अगर आप उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े बड़े जिन्होंने काम करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जॉब बहुत बड़ी है, आपको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे देती है टू हेल्प पीपल। तो फिर ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। तीसरा, आप काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से आ रही थी, और मेरे घर में भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता था। तो मुझे गवर्नमेंट के बारे में पता करना था। शुरू में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का मेन रीज़न ये था कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कैसे काम करती, गवर्नमेंट की क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब चीज़ें मुझे बता सकता था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प मी इन दैट। तीसरा, हिंदी और इंग्लिश में इंटरव्यू में कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना मुझे लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का आ रहा है, तो इसलिए में दिखाई देता है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। बट आई थिंक आप अपने जो भी आपकी बात है, आप अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप कितने बेटर तरीके से वहाँ पे रख पाते हैं, आप कितने ज़्यादा क्लियर हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अपना जो भी आपका व्यू पॉइंट है उसके अंदर। जितने आप क्लियर है उतना आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएँगे, और आप कन्विंसिंग होंगे अपने जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो जितने आप कन्विंसिंग होंगे, जितने आप ट्रू होंगे, जितने आप ऑनेस्ट होंगे अपने व्यू पॉइंट को लेके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कमांड ऑन द लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, आपकी दोनों लैंग्वेजेस में से जिसमें भी आप कंफर्टेबली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तीसरा, करंट अफेयर्स का आप पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि आप एक न्यूज़पेपर तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। न्यूज़पेपर को कभी भी आप सेकेंडरी मत बनाइए। न्यूज़पेपर से आपको
कैसे पढ़ना है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ट्राई करती हूँ समझाने का। जो मैंने फॉलो किया था उस चीज़ को मैं बता सकती हूँ कि न्यूज़पेपर आपको डेली आपको ना क्या आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए उसको ना एक स्ट्रीमलाइन उसमें करते चलता है। तो आप हर रोज़ जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एक जैसे यूक्रेन का फॉर इंस्टेंस मैटर चल रहा है, लास्ट ईयर से चल रहा है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे आपको डेली अपडेट्स पता चलती रहेंगी। आपको हर रोज़ नोट्स नहीं बनाने उसमें से, अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे न्यूज़पेपर से तो आपका इतना बल्कि नोट्स बन जाएंगे और आप कभी भी उसको वापस जाके पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी न्यूज़पेपर को, तो आप हर रोज़ उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप उसके अंदर जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ भी जैसे हो जाती है, जैसे मैं पंजाब में हूँ तो आपने देखा होगा किसान किसान आंदोलन काफ़ी चला था, काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तो आप हर रोज़ उसके नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन आपको पता रहता कि क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो 3 लॉज़ थे जो वो बनाए जा रहे थे वो क्या थे, उनमें क्या क्या इश्यूज़ थे, कौन से इश्यूज थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टेंशियस बन चुके थे, जिनके अगेंस्ट लोगों के बहुत ज़्यादा वो थे, प्रॉब्लम्स थे, और उनको अगर वापस लिया गया, रिपील किया गया तो क्यों किया गया था और अभी क्या स्टेटस है। इस तरीके से आपको फ़िल्टर आउट कर लेना है। आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना कि किसने क्या बोला, किसने किसके साथ कौन किसके अगेंस्ट बोल रहा है, कौन सी गवर्नमेंट वर्सेस कौन सी गवर्नमेंट। आपको कभी भी नाम नहीं लेना अपने आंसर्स के अंदर किसी का भी। आपको कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना है, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट तो कभी भी मत बोलिए। गवर्नमेंट ऑफ द डे को आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जैसे कि न्यूज़ में क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। आपको पॉलिसीज़ को देखना है, आपको पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है कि इसके अंदर ये इश्यूज़ हैं और ऐसे ये इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम भी ढूँढ के बतानी है उन पॉलिसीज़ के अंदर, आपको उनका सॉल्यूशन भी बताना है कि इस तरीके से फॉर इंस्टेंस कि फार्म लॉज के अंदर अगर एक वो था, प्राइवेटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा चल चल रखा था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था। तो आप उस चीज़ को क्रिटिकली देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। पंजाब के अंदर क्यों इन लोगों किसानों ने क्यों इतना ज़्यादा अपोज किया था और क्या वो ठीक था नहीं था, और एंड उस रिजल्ट में आप बता सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो आपको पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना है, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स अपना न्यूज़पेपर्स में से फ़िल्टर आउट करके अपना देखते रहेंगे। उसके बाद में जो आपको मंथली वाले आते हैं वो कई बारी हेल्प कर देते हैं। मेरे को नहीं हेल्प किया था, मैंने तो अपने नोट्स में टॉपिक वाइज बना लेती थी। उसके बाद मैं उन बुकलेट्स को भी रेफ़र करती थी, अब न्यूज़पेपर को भी रेफ़र करती थी, और जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेज़ होते हैं, बेशक वो प्रेस ब्यूरो पीबीआई के आते हैं या फिर मैगजीन्स वगैरह आते हैं, उसमें से जो भी रेलेवेंट होता है मैं मतलब ऐसे बनाती थी नोट्स। जैसे मैं अगर आपको इसके अंदर बताऊं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे मैं एक डायरी के अंदर आपको बना के दिखा रही हूँ कि जैसे ये 2 पेजेस हैं इस तरीके से, तो मैं क्या करती थी, मैं यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ देती थी। यहाँ पे मेरा टॉपिक होता था, मैं उसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे से हेडलाइंस वगैरह बना के फिर उसमें पॉइंट वाइज ऐसे बना लेती थी, और यहाँ पे जो भी एडिशन करना होता था इस जगह पे एडिशन कर देती थी। तो फिर इसमें क्या होता था कि मेरा एक टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता था। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इसमें स्टेपल भी कर देती थी चीज़ें, कि यहाँ पे स्टेपल कर दिया, उसको फोल्ड करके रख देती थी। अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रेफर करने के लिए खोल लिया, अदरवाइज वापस फोल्ड करके आप कर लो। तो मेरा इस तरीके से काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स के नोट्स मेरे बन रखे थे, और इनफैक्ट सारे टॉपिक्स के मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए थे। तो ये था। कोचिंग का आप पूछ रहे हैं। कोचिंग देखिए आपका काफ़ी पर्सनल हो जाता है। मैंने प्रॉपर कोचिंग नहीं किया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बार तो आप अगर पूरा सिलेबस आप अच्छे तरीके से कर लें, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करा देते हैं, तो वो हेल्प करता है कि आपका एक फ़ेमिलियराइज़ेशन हो जाता है विद द एंटायर सब सिलेबस ऑफ द यूपीएससी। जो मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा मतलब मेरा ये रहा था कि मिस्टेक्स कर करके सीखी थी मैं अपने, तो वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एक बारी में कर लेंगे तो।
मैंने इकोनॉमिक्स का आपको पहले बताया कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे मृणाल के वीडियोस देख करके, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट ऑफ इंडिया और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अ, एक किसी ने पूछा डू आईपीएस हैव वेरी बिजी स्केड्यूल। तो हाँ जी, आईपीएस का काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सिटी यू आर पोस्टेड इन। तो इससे पहले मैं मलेरकोटला में थी फॉर 2-3 मंथ्स। उससे पहले मैं 1-1.5 साल के लिए लुधियाना में थी। लुधियाना इज़ अ वेरी बिजी सिटी। वहाँ पे तो रात में भी 2:30-3 बजे भी कॉल आ जाता है, और फिर अगेन सुबह में 5 बजे भी कॉल आ सकता है, और सुबह में आपका 7 बजे से 8 बजे तक फिर आपका ब्रीफिंग वगैरह चलता है। 9 बजे वापस से मीटिंग आ सकती है। दिन में कोई प्रोटेक्टी आपके एरिया में विजिट कर सकते हैं, तो उनका फिर लॉ एंड ऑर्डर कुछ हो जाता है, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे फायरिंग हो गया, कहीं पे स्नैचिंग हो गया, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी स्टेशन था। लेकिन जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रात के टाइम में थोड़ा सा कम बिजी हो जाता है, दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहता है। तो आईपीएस की लाइफ में एक जो फ्लिप साइड है वो ये कि देयर इज़ नो स्केड्यूल। तो मैं स्केड्यूल नहीं बोलूँगी कि हमारा कोई स्केड्यूल होता है, क्योंकि किसी दिन होता है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा होता है कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर पा रहे हैं, अपने पेपर्स निकाल पा रहे हैं, अपनी फाइलें क्लियर कर पा रहे हैं। लेकिन किसी दिन होता है कि आप हफ्ते हफ्ते भर के लिए बैठ ही नहीं पाए ऑफिस के अंदर। जैसे लास्ट ईयर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो मैं हफ्ते भर के लिए मैं ऑफिस जा नहीं पाई थी, और हम लोग पूरा टाइम ऑन टूज रहते थे, और सब चीज़ें कराना पड़ता है, जाके खड़े होके कराना पड़ता है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो पुलिस की लाइफ ऐसी ही है कि इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट डिवेलप्स। तो हम पहले से प्लान नहीं कर सकते, हम कभी भी अपना दिन प्लान नहीं कर पाते हैं, कभी भी एकदम से कुछ भी आ जाता है, कई बारी कुछ भी नहीं आता, कई बारी हाँ आराम से शांति से हमारा दिन निकल जाता है। तो स्केड्यूल एज सच नहीं होता है। इस वजह से हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रहता है कि क्योंकि स्केड्यूल नहीं, खाने पीने का कोई स्केड्यूल नहीं रहता है। तो जब आपका टाइम लगता है तब आपने खाना खा लिया, जब आपका टाइम लगता है आप सो लिए। तो उस वजह से थोड़ा हेल्थ के ऊपर हमारा आ जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ट्राई ये किया जाता है कि हम जितना हो सकता है अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहें। सी सैट के बारे में कैसे प्रिपेयर करें? हाँ जी, सी सैट आई थिंक मिस हो गया था। तो सी सैट का इसमें आई थिंक मोटे मोटे हम 3 तरीके के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एक होता है बेसिक मैथ्स का, दूसरा होता है इसमें इंग्लिश, एंड तीसरा होता है एक उसके अंदर ये आ जाता है, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैथ्स का आई थिंक टिल 10th तक का मैथ्स ज़्यादा आता है इसके अंदर। उसके बाद में थोड़ा बहुत वो आ जाते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, या फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड। बट इसमें आई थिंक अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रख के अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको 66 आई थिंक मार्क्स लेकर आने हैं टू क्वालिफाई। तो आपको अगर आप 40 क्वेश्चन के अराउंड भी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर पूरे 80 क्वेश्चन आप ट्राई करें और आप जल्दबाजी में गलतियां करें। तो आप इसमें ट्राई कीजिए कि आप गलती ही ना करें, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और आप क्वालिफाइंग वाला दिमाग में रख करके आप ट्राई कीजिएगा। तो आप वही क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा जिसमें आप 100% आपको पता हो कि यू नो द पेपर, यू नो दैट थिंग। तो आप ये कर सकते हो कि जो थोड़ा इजी पड़ता है कि आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला के अंदर नंबर्स डालने हैं, देन यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन। एक तो ये वाले हो गए, इसमें आप गलत नहीं कर सकते। दूसरा होता है एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि 5-6 क्वेश्चंस एक ही केस स्टडी के ऊपर होता है। उसमें वो रिलेशनशिप वगैरह निकालना होता है कि एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई, वाई इससे 5 साल बड़ा है, 10 साल छोटा है, ऐसे करके। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें आप सारे वैल्यूज आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यू टेक दोज क्वेश्चंस। तो जब आप बहुत शांति के साथ उस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके 5 के 5 ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका
मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आप ऐसे कर लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपको कहीं पे डाउट आता है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहा है, मुझे इसका क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो आप सिंपल वाले इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो छोटे वाले टुवर्ड्स द एंड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4-4 5-5 लाइनों के पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वन क्वेश्चन बेसिस वाले होते हैं, तो वो जल्दी से आप कर पाते हैं। उसमें सिंपल क्वेश्चन होता है, वो आप कर लीजिएगा। अगेन मैं वही कहूँगी कि ट्राई कीजिएगा कि आप क्वालिफाइंग वाला बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कर लें। आप नेगेटिव्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ कीजिए इसके अंदर, और पॉजिटिव जितना हो सकता है उस पे ही ला करके आप बहुत शांति के साथ इस पेपर को कीजिएगा, क्योंकि इसमें भागने की ज़रूरत नहीं, इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं। इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर इन नेचर। तो आप क्वालिफाइंग को क्वालिफाइंग की तरह देखिए। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होता है इसमें, आई नो कि हिंदी भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी देते हैं, तो हिंदी से भी कई बार नहीं समझ आता, बट जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता है, ट्राई कीजिए कि हिंदी वाले ट्रांसलेशन से अगर समझ आ जाता है, और फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको क्वालिफाई ही करना है। 2024 के लिए आइडियल टाइम, तो अभी आई थिंक दिस इज़ द टाइम, आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए, उनके क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एक एनालिसिस उसका कीजिए, क्योंकि मेरा एनालिसिस आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। किसी इंस्टीट्यूट का किया हुआ एनालिसिस आपको उस तरीके से हेल्प नहीं करेगा जितना आपका खुद का एनालिसिस हेल्प करेगा। तो आप खुद से उसका एनालिसिस कीजिए, उनके सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, आप देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो किस तरीके के दिए जा रहे हैं, कितना देर ट्राइंग टू आपको कंफ्यूज करने का कितना ट्राई किया जा रहा है वहाँ पे, और कितना आंसर आपके सीधा आंखों के सामने, स्पेशली प्रीलिम्स में आपकी आंखों के सामने आंसर है, तो कितना उसको घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाता है व्हेन यू एनालाइज द पेपर योरसेल्फ। तो आप खुद कीजिएगा। चलिए ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट ही हो रहे हैं, तो फिर मैं आंसर राइटिंग का एक देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऑलरेडी बता चुकी थी इन मेंस। तो एक तो फर्स्ट मतलब 2-3 स्टेप्स में कर लेते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उनका एनालिसिस करेंगे। दूसरा फिर आप अपना उस एनालिसिस के बेसिस पे ही आपका प्रेपरेशन एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो स्ट्रीमलाइन फॉर्म में आप पढ़ेंगे। तीसरा हो जाता है कि आप टेस्ट पेपर्स लगाते हैं। टेस्ट पेपर्स के अंदर आपका आउटलुक, जैसे मैंने बताया कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम मेकर नहीं दिखना चाहिए उसके अंदर। तो आप प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या कोई डिसीजन है या कोई भी एक टॉपिक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप उसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताते हैं। आप उसमें देखते हैं कि दीज आर द इश्यूज, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस वगैरह देते हैं, फिर आप उसका फाइनल कंक्लूजन देते हैं। तो जब आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर एक आंसर आता है, एक फ्लो में जब चल रहा होता है, तो वो किसी भी आंसर करेक्ट जो कर रहा है आपके आंसर्स, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप अपने आप को एक एग्जामिनर की तरह देख के रखिए। जब आप आंसर लिखते हैं, आप अपने ही आंसर को एज एन एग्जामिनर जब आप चेक करेंगे, वो पता चल जाएगा कि इसमें कितने सारे इश्यूज थे। क्योंकि एक एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है, उसको क्या चाहिए होता है कि जो वो पूछ रहा है, कि अगर उसने पूछा है कि धारा 370 को हटाने का रीज़न क्या था, या क्या भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है, या फिर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी सिनारियो पे क्या असर पड़ता है। अगर उसने ये पूछा है, और अगर आप ये बताना शुरू कर दे कि कश्मीर के अंदर चिनार के पेड़ हैं, ऐसे कुछ है, आपका नहीं हेल्प करेगा। आप उसके अंदर कहाँ से शुरू करेंगे? धारा 370 से ही शुरू करेंगे। तो अब 370, व्हाट वाज दैट सेक्शन, आर्टिकल, सॉरी, व्हाट वाज दैट आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस और 2 लाइनों में बता दीजिएगा कि क्यों था, उसके बाद में कब हटाया गया, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज थे,
सुप्रीम कोर्ट को आप मतलब जो जो केसेस उस टाइम पे चल रहे थे वो वाले आप कोट कर सकते हैं कि वो मेजर इश्यूज थे उसके अंदर। हटने के पॉजिटिव क्या है, अगर आप उसमें कोई टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कहीं पे, बहुत सारे उसमें तो अभी हो चुके हैं, एनालिसिस हो चुका है, तो आप वो पढ़ के कि उसके पॉजिटिव ये आए हैं, इस तरीके से इंडिया का भी ये चीज़ें हुआ है, इस तरीके से इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस में हुआ है, पाकिस्तान के साथ में किस तरीके का चेंजेस हुए हैं, या चाइना की उसमें किस तरीके से हुआ है, या किस तरीके से इंडिया ने एक बहुत मेजर एक इशू था जो उस चीज़ को हैंडल किया है, वो सारा करके अगर आपको उसमें नेगेटिव दिखता है पॉलिसी के अंदर, नॉट गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिसी के अंदर आपको कुछ नेगेटिव दिखता है, वो फिर उसमें आप बता सकते हैं, उसके अंदर फाइनल अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। और इसी आंसर को अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन उस चीज़ का देखते हैं, अगर आप डायग्राम्स वगैरह बना के दिखाते हैं, या इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हैं, जम्मू कश्मीर का मैप बना के दिखा सकते हैं, वो सारा आपको हमेशा प्लस पॉइंट देता है। अ, चलिए, ठीक है, फाइनल अगर आप लोग के क्वेश्चंस हो गए तो मैं फाइनल एक क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये भी आ गया कि आप अपना एसवीपी एनपीए का एक मेमोरी बताइएगा और ट्रेनिंग डेज के बारे में बताइएगा, तो मैं ये इस चीज़ के लिए बताना चाह रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा आपको वहाँ का लाइफ के बारे में पता चले और आप शायद मोटिवेटेड फील करें। तो जब आप एनपीए में जाते हैं तो आपका मतलब इतना ज़्यादा बिजी लाइफ होता है कि आप सुबह में 4:30 बजे उठ जाते हैं, और रात के 6:30-7 कब बज जाते हैं आपको नहीं पता, शाम के सॉरी, कब पता बज जाते हैं आपको नहीं पता चलता, बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं वो आपको। तो ओवरऑल बड़ा हेल्प करता है कि आपको उतना पुश किया जाता है कि आपने जो कभी नहीं किया होगा, जैसे मैंने सब चीज़ें नहीं किया था, कि आपको मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, आपसे आपके हर डर को, जो भी आपका पॉसिबल डर हो सकता है, उसे फेस कराया जाता है, ताकि आपके अंदर कोई डर एज सच नहीं रह जाए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कभी क्वेश्चन ना लगाएं उसके बाद में। तो आपको बेशक वो बंजी जंपिंग होता है कि आपको ऊपर से कूदवाने वाला हो जाता है, या फिर आपको रैपलिंग करवा देते हैं, या फिर आपको ऊपर से क्लिफ में से कूदा देते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, या फिर आपको 5-6 दिन बिल्कुल जंगल में सर्वाइवल वाला जो होता है उसमें आपको छोड़ दिया जाता है, आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड में रहते हैं, या फिर आपके जैसे हमारे स्पोर्ट्स मीट होता है उसके अंदर बिल्कुल ओलंपिक के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपका सब चीज़ें होता है, तो वो सारी चीज़ें आपका मतलब टेस्ट कराता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन द एकेडमी। उस टाइम पे रो रो के निकल रहा होता है, बट अब व्हेन यू लीव द एकेडमी तो फिर आपको काफ़ी अच्छा लगता है, यू लुक बैक, लुक बैक एंड फील वेरी कनेक्टेड विद द एकेडमी। तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वाला हुआ था कि आई हैव नेवर बिन अ रनर इन माई लाइफ। मैं मतलब देखने में लगता था कि मैं मतलब एथलेटिक हूँ, लेकिन मैंने कभी फिजिकल वर्कआउट नहीं किया था, स्पेशली यूपीएससी में आने के प्रेपरेशन में आने के बाद में तो कुछ भी नहीं किया था। तो यहीं से वो रहता है कि वी शुड कीप आवर सेल्फ फिट, एंड हम अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि मैं नहीं थी। तो मतलब धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुअली स्टार्ट कराया, बट एक चीज़ जो थी कि जब स्पोर्ट्स मीट हुआ था तो फिर मैंने वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो मैंने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था, एंड सडन एकदम से बहुत स्पीड के साथ भागने की वजह से मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के साथ में भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे, और दोनों पैरों में हो गया था, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे देखा जाता है कि देखो इनको फ्रैक्चर हो गया, अब इनको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, कोई रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। तो सब चीज़ें फिर भी करना पड़ता है, लेकिन फिजियोथेरेपी अपना कराते रहो और अपना वर्कआउट करते रहो। तो हमारे उस्ताद वगैरह बड़ा एक फ़नी और इंटरेस्टिंग सा उनका एक टेक होता था ऐसे चोट वोट पे, कितनी भी मेजर चोट हो जाए वो बोलते थे कि जनाब फील्ड का दर्द फील्ड में निकलता है। तो बड़े देसी से तरीके से उनका रहता था कि आप वो दर्द को कभी आपका एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनने देते थे। आपको कितना भी मेजर इंजरी हो, कभी आपके ऊपर कोई सिंपैथी की नज़र से नहीं देखता था। सबको लगता था कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग, एंड सबके साथ होता है, तो यू आर नॉट समबडी जिसने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ झेली है। तो वो चीज़ काफ़ी मतलब उस टाइम पे ख़राब भी लगता है,
एक दो बारी, बट देन अच्छा भी लगता है कि एवरीबडी इज़ इन द सेम बोट और सबको कुछ ना कुछ हो रहा होता है और कोई किसी को लो फील नहीं करने देता है इस चीज़ को लेकर के कि मैं इंजर्ड हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। और सब एक टीम के तरीके से एक दूसरे को पुश करते हैं। वहाँ के उस्ताद भी हो गए, हमारे कलीग्स भी हो गए, हमारे अपने बैचमेट्स हो गए, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं एंड सब लोग ने अपना अपना टेस्ट वगैरह पास किया एंड सब लोग का कॉन्फर्मेशन इन द सर्विस हो गया कर्टसिया ट्रेनिंग। मैं अभी ऑफिस में ही बैठी हूँ, तो ये जो पीछे दिख रहा है मैप वगैरह ही है, तो मैं ऑफिस में से ही ये आपका सेशन ले रही हूँ। तो आई थिंक अगर आप लोग के क्वेश्चंस हो गए तो शुड वी कंक्लूड, बिकॉज काफ़ी सारे रिपीट ही हो रहे हैं। ऐसे का एक मिस हो गया है, हाँ जी। तो ऐसे के लिए आप जो ओवरऑल जो भी आपका पूरा का पूरा आप स्टडी कर रहे होते हैं वो सारा का सारा ये आपको हेल्प करता है। जो एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो आपके आंसर्स का भी होता है वही आपके ऐसे का भी होता है। तो यू स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू योर ऐसे। उसके बाद में आप उसमें बड़े सारे मतलब वो कर सकते हैं आपकी कोई भी टॉपिक हो गया उसमें एक उसका पॉलिटिकल साइड, उसका इकोनॉमिक साइड, हिस्टोरिकल साइड, उसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आप उसमें कर सकते हैं, इस तरीके से आप बड़े सारे उसके अंदर ओपन कर सकते हो उस टॉपिक को। तो वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना एक साइन किस तरीके से दिखा सकते हैं, आपका अपना, क्योंकि ऐसे हर किसी का डिफरेंट होगा। तो कितना आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो वो सारा आप करेंगे। उसके अंदर डायग्राम आई डोंट नो कि ऐसे में कितना ज़्यादा हेल्प करता है, मुझे ऐसे लगता है कि आप एक फ्लो के अंदर जितना रहते हो वो ज़्यादा आपका हेल्प करता है। तो वो आपका एक फ्लो उसके अंदर मेंटेन्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर कंक्लूजन उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसे का तो एक मतलब फॉर्मेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा चीज़ इज़ योर लैंग्वेज। एंड व्हेन आई से लैंग्वेज, उसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लावरी लैंग्वेज या कितना अच्छा इंग्लिश या कितना अच्छा डिफ़िकल्ट हिंदी आप उसके अंदर दिखा सकते हो, वो नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि आपका कमांड कितना अच्छा है, आप कितना ईज़िली अपनी बात को रख पा रहे हो उसके अंदर, और किस किस कितना ईज़िली आप उस फ्लो को मेंटेन कर पा रहे हो। तो वो चीज़ आप उसके अंदर जितना मेंटेन कर पाओगे, जितना आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर पाओगे, उतना आपको हेल्प करेगा। और आपको लिमिटेड जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही अपना अपनी बात को रखना है, कंक्लूड करके दे देना है। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए बाकी सारे पेपर्स को, वो आपको हेल्प करता है। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग सम लाइव सेशन। सो शुरू में काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज भी आए, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो हम अच्छे से करेंगे। आज तो मतलब मैं ऑफिस में भी हूँ तो थोड़ा सा ऑफिस की भी चीज़ें आ रही बीच बीच में। एंड अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पे भी आप मुझे मैसेजेस में भी बता सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कैन टेक सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्योंकि अभी तो मैंने जो मुझे ठीक लग रहा था वो चीज़ें बताया है, एंड थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस लेने का भी ट्राई किया था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड जो अभी दे रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेक्स्ट जितने भी आपके पास 20 डेज़ या जितने भी आपके पास बचे हैं। 20 डेज़ तो नहीं, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो 2 महीने हैं, शायद मई के अंदर एग्ज़ाम है, 2-3 महीने। तो मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस टाइम एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप कीजिएगा, विदाउट स्ट्रेस कीजिएगा। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कितनी भी अच्छी प्रेपरेशन हो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे ही करता है। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री होकर के इस एग्ज़ाम को देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।